नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। लीजिए, हम आ गए अपने जीएस के पार्ट 2 में। हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम में हुआ और उस वक्त कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां थीं, उनकी स्थापना कब हुई थी। तो आप इस कहानी को समझते हुए थोड़ा और आगे अगर कहानी में हम बढ़ें तो आप ये सोचिए कि आखिर ये व्यापारिक कंपनियां बनी क्यों होंगी। भाई जाहिर सी बात है, व्यापार करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि हम अपनी कहानी को, जो मतलब मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हम इतिहास को रटने की बजाय समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वैसे ही आप समझिए कि व्यापार करने के लिए कंपनियां बनी थी। अच्छा, तो क्या उससे पहले भी ये कंपनियां थीं या उस वक्त ही बनी? तो अगर उस वक्त ही बनी तो आखिर क्यों बनी, तो ज़रा देखते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जो कंपनियां जैसे जैसे बनी हैं फिर वैसे वैसे वो भारत में किस प्रकार आईं, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि भारत में कैसे आईं, कहाँ पे उन्होंने अपनी पहले फैक्ट्री स्थापित की, हर एक चीज़ बताऊंगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कंपनियां बनी क्यों और ये भारत की तरफ आ क्यों रही थी। भारत की तरफ ही खाली नहीं आ रही थी, ये पूर्व एशिया की तरफ आ रही थी व्यापार करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हुआ यूँ कि 1453 में कुस्तुतुनिया नामक एक जगह थी जिस पे तुर्कों का अधिकार हो गया। अब ये कुस्तुतुनिया जो जगह थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि यहीं से वो मार्ग निकलता था जो पूर्व एशिया और यूरोप के मध्य में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहीं से माल सप्लाई होगी सभी तरीके से। तो अब हुआ ये कि क्योंकि अब तुर्कों का अधिकार था, तो अगर यहाँ से आपको माल ले जाना है इस मार्ग से, तो तुर्कों को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इस टैक्स से बचने के लिए जाहिर सी बात है, व्यापारी नई नई खोजें करते रहते हैं कि टैक्स कम से कम देना पड़े। सो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ होगा। तो हुआ यूँ कि पुर्तगाल के और स्पेन के लोगों ने नए मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया। किस लिए? क्योंकि उनको पूर्वी एशिया के साथ में व्यापार करना था। अब इसी क्रम में हुआ ये कि पुर्तगाल का राजकुमार जो हेनरी द नेविगेटर था, उसने पुर्तगाल के नाविकों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोत्साहित किया, उनको धन दिया और एक मतलब सुविधाएं सभी तरीके से दी जिससे वो व्यापारिक मार्ग को खोज सकें आसानी से। तो हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने की उसने कोशिश की, जो कि एक राजा का फर्ज भी होता है। अब आगे चलते हैं। तो इसी कालक्रम में हुआ ये कि 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो डियाज, जिसने उत्तमाशा अंतरीप, जिसका वर्तमान में नाम केप ऑफ गुड होप है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसका एक और नाम तूफानी अंतरीप भी उसी ने रखा था। किसने? पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो डियाज ने इसकी खोज कर ली उसने। अच्छा, मैंने आप एक साइड में ही मानचित्र बनाया है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ उसमें मैंने उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप दर्शाया भी है। तो एक मोटा मोटा आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि वो आखिर है कहाँ पे केप ऑफ गुड होप। तो वो यूरोप से चला था और ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के साइड साइड होता हुआ वो आया है उत्तमाशा तक। कौन? पुर्तगाली वो नाविक जिसने इसकी खोज की थी। फिर अब क्या हुआ कि वास्को डिगामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक ही था, वो भी चला। चूँकि उत्तमाशा अंतरीप की खोज हो चुकी थी, तो उसको यहाँ तक का रास्ता आसानी से वो यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ से ही होते हुए वो 17 मई 1498 को भारत तक पहुँच गया। अब अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन का नाविक भी निकला था भारत की खोज के लिए, स्पेशली भारत की खोज के लिए भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूर्वी एशिया की खोज के लिए निकला था। लेकिन वो ऐसा भटक गया कि वो पहुंच गया अमेरिका। तो अमेरिका वो पहुंच गया 1492 ईस्वी में। अब जब वो अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका के मूल निवासियों को उसने रेड इंडियन बोला।
आप अगर वर्तमान में अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो रेड इंडियंस नहीं हैं, वो बहुत अदर कंट्रीज से आए हुए लोग हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ के जो लोग हैं वो रेड इंडियन हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वहाँ के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियंस ही थे। तो जो मैंने अभी आपको घटनाक्रम बताया, तो इस घटनाक्रम को आप समझ गए होंगे कि तुर्कों का अधिकार चूंकि कुछ तो दुनिया पे हो गया था, तो उन्होंने आधिकारिक जो व्यापारिक मार्ग था वो आधिकारिक रूप से उन्होंने उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब अगर उस मार्ग से निकलना है तो जाहिर सी बात है आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए पुर्तगालियों ने और यूरोप के लोगों ने जो नई नई कंपनियां बनाई और व्यापार करने की शुरुआत की। अच्छा, ये एक और था कारण कि उस वक्त यूरोप में बहुत तेज़ी से पुनर्जागरण हो रहा था, जो कि एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हमें ये जो टॉपिक होता है ना कि ये अदर एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे वनडे एग्ज़ाम में इसका कोई ज़्यादा महत्व होता नहीं है। तो आपको मैं बाद में इसको बताऊंगा किसी नए वीडियो में, जो केवल पुनर्जागरण काल पे ही निर्भर होगा, उसी पे डेडिकेटेड होगा। अब आपको थोड़ी बहुत अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो इस कहानी को आप समझते रहिए, और जो मैं आपको जीएस के पार्ट दे रहा हूँ आप उनको फॉलो करते रहिए, और पूरी तरीके से इन चीज़ों को समझना और इनको एक कॉपी पे नोट करना। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ पे कोई कमी है, क्या और होना चाहिए था। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ये भी बताइए कि ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें। धन्यवाद।